नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक रिपोर्ट पर गहराई से बात करने वाले हैं। इसका जो 12वां अध्याय है, रोजगार और कौशल विकास, उन्नत कौशल की ओर। और मैं बताऊं, जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो एक नंबर था जिसने मेरा ध्यान सबसे पहले खींचा। 56 करोड़। भारत का कार्यबल मतलब 56 करोड़ लोग। ये एक ऐसी संख्या है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और रिपोर्ट कहती है कि ये तो बस शुरुआत है। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि इस विशाल कार्यबल का भविष्य क्या है। हम एक ऐसी कहानी की परतें खोल रहे हैं जिसमें एक तरफ एक सुनहरा मौका है और दूसरी तरफ एक टिक टिक करती घड़ी। रिपोर्ट ये साफ कहती है कि भारत के पास अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को भुनाने के लिए सिर्फ कुछ सालों की एक खिड़की है। तो आज हम देखेंगे कि इस दौड़ को जीतने के लिए 3 सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, जिनके बारे में ये रिपोर्ट बात करती है। तो चलिए इसी टिक टिक करती घड़ी से ही शुरू करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत का कार्यबल 56 करोड़ से ज्यादा है और अगले 10 सालों में जो कामकाजी उम्र की आबादी है वो 98 करोड़ के पार हो जाएगी। और 2030 के आसपास हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश या जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं वो अपने चरम पर होगा। हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, पर इस रिपोर्ट के संदर्भ में इसका मतलब सिर्फ एक मौका है या इसमें कोई चेतावनी भी छिपी है? देखिए, दिलचस्प बात यही है कि ये दोनों ही हैं। ये एक मौका भी है और आप कह सकते हैं एक चेतावनी भी। जब हम कहते हैं कि भारत एक युवा देश है, तो हमारा मतलब है कि हमारे पास काम करने वाले लोगों की संख्या उन पर निर्भर लोगों मतलब बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक एक गोल्डन पीरियड होता है। बिल्कुल। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक विरोधाभास भी छिपा है। यह बताती है कि भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट अब प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई है। प्रतिस्थापन स्तर, ये थोड़ा भारी शब्द है, इसे जरा आसान शब्दों में समझाएंगे। इसका क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, प्रतिस्थापन स्तर का मतलब है कि औसतन हर महिला अपने जीवन काल में लगभग 2.1 बच्चों को जन्म दे रही है, जो कि आबादी को स्थिर रखने के लिए मतलब स्टेबल रखने के लिए काफी है। अब हम इससे नीचे आ गए हैं। ओहो। इसका सीधा मतलब ये है कि आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो भविष्य में अपने माता पिता की पीढ़ी को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हमें लाभांश डिविडेंड दिख रहा है, कल वही निर्भरता का बोझ बन सकता है, जहां कम काम करने वाले लोगों पर ज्यादा बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी होगी। इसलिए रिपोर्ट बार बार जोर देती है कि ये अवसर की एक छोटी खिड़की है, कोई स्थायी स्थिति नहीं है। मतलब हमारे पास इस युवा आबादी की ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही सीमित समय है। बिल्कुल सही। ये तो वाकई में एक विरोधाभास है। तो अगर हमें इस सीमित समय का फायदा उठाना है तो हमें अपने कार्यबल को तेजी से और प्रभावी ढंग से बढ़ाना होगा। और शायद यहीं पर रिपोर्ट का अगला आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ महिलाओं की भागीदारी में आए उछाल की। रिपोर्ट के मुताबिक महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में सिर्फ 23.3% थी, जो 2023-24 में बढ़कर 41.7% हो गई है। ये आंकड़ा तो लगभग दुगना होने जैसा है। यस, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की आर्थिक कहानी में एक, मैं कहूंगा, क्रांतिकारी मोड़ है। क्रांतिकारी है। हाँ, इस एक नंबर के पीछे लाखों परिवारों की बदलती किस्मत छिपी है। इसका मतलब है कि घरेलू आय बढ़ रही है, लोगों के खर्च करने के तरीके बदल रहे हैं और सबसे जरूरी, कंपनियां अब एक ऐसे विशाल टैलेंट पूल को नजरअंदाज नहीं कर सकती जिसे वे शायद पहले अनदेखा करती थी। ये भारत की खपत की कहानी को, भारत के विकास की कहानी को मतलब पूरी तरह से बदल सकता है। और रिपोर्ट इस उछाल के पीछे की कुछ वजहों पर भी रोशनी डालती है ना। ये सब अपने आप तो नहीं हो रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट मानती है कि ये एक सोचे समझे नीतिगत बदलाव का नतीजा है। इसमें 2 चीजों पर खास जोर दिया गया है। पहला, महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास, जिससे वे काम के लिए अपने घर से दूर जा सकती हैं। और दूसरा, काम के लचीले और हाइब्रिड मॉडल का बढ़ना। महामारी के बाद से वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड काम ने उन महिलाओं के लिए दरवाजे खोले जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण पहले नौकरी नहीं कर पाती थी। तो ये सिर्फ एक सामाजिक प्रगति नहीं है, ये एक सोची समझी आर्थिक रणनीति है। बिल्कुल।
और रिपोर्ट में एक अनुमान भी दिया गया है कि अगर 2050 तक महिलाओं की भागीदारी लगभग 55% तक पहुंच जाए तो ये देश की जीडीपी ग्रोथ को बनाए रखने में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। तो हमारे पास एक युवा आबादी और ज्यादा महिलाएं काम पर आ रही हैं। ये तो एक जबरदस्त संयोजन है। लेकिन वो किस तरह के नियमों और माहौल में काम करेंगे, यहाँ पर ये रिपोर्ट एक और अहम पहलू पर ध्यान खींचती है, खेल के बदलते नियम। रिपोर्ट में हाल ही में लागू की गई 4 श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड्स का जिक्र है। इनका इनका मकसद क्या है? देखिए, इनका मकसद एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना है। एक तरफ उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए लचीलेपन की जरूरत है, मतलब वो आसानी से लोगों को काम पर रख सकें और जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकें। ठीक है। और दूसरी तरफ श्रमिकों के अधिकारों और उनके कल्याण की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। ये कोड्स जो दशकों पुराने श्रम कानून थे, उनको आज के जमाने के हिसाब से बदलने की एक कोशिश है। आप कह सकते हैं एक तरह से अर्थव्यवस्था के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना, ये अच्छी उपमा है। लेकिन नए लेबर कोड्स की बात तो ठीक है, पर क्या ये उन लोगों पर भी लागू होते हैं जो मान लीजिए जोमेटो के लिए डिलीवरी कर रहे हैं या ओला यूबर चला रहे हैं? मेरा मतलब है, रिपोर्ट इस नई गिग इकोनॉमी के बारे में क्या कहती है जो पारंपरिक नौकरी की परिभाषा में फिट ही नहीं बैठती? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और रिपोर्ट इस पर काफी ध्यान देती है। ये मानती है कि गिग इकोनॉमी अब कोई छोटी मोटी चीज नहीं रही, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक स्थायी और लगातार बढ़ता हुआ हिस्सा है। आप सोचिए एक औसत डिलीवरी पार्टनर के बारे में। क्या वो एक कर्मचारी है या एक स्वतंत्र ठेकेदार? हाँ, ये हमेशा एक उलझन रहती है। बिल्कुल। अगर वो बीमार पड़ता है तो क्या उसे पेड छुट्टी मिलती है? उसके पेंशन का क्या? ये एक ग्रे एरिया है। रिपोर्ट ये मानती है कि ये ग्रे एरिया अब करोड़ों लोगों की हकीकत है और हमें पुराने कानूनों के दायरे से बाहर निकलकर सोचना होगा। तो इस ग्रे एरिया के लिए रिपोर्ट क्या समाधान सुझाती है? कोई रास्ता बताती है? हाँ, रिपोर्ट का इस पर ध्यान केंद्रित करना ही अपने आप में एक दूरंदेशी नीतिगत दृष्टिकोण को दिखाता है। ये सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ती, ये विशेष रूप से इन गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा, आय की सुरक्षा और शिकायतों के समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने की जरूरत पर जोर देती है। वो कहती है कि हमें ऐसे मॉडल बनाने होंगे जहां इन वर्कर्स को सुरक्षा तो मिले, लेकिन इस इकोनॉमी का जो लचीलापन है वो भी बना रहे। ये इस बात की स्वीकृति है कि काम की प्रकृति ही बदल रही है और हमारे सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को भी इसके साथ बदलना होगा। ये भविष्य के लिए तैयारी है। ठीक है, तो अब तक की तस्वीर को जरा जोड़कर देखते हैं। हमारे पास एक सीमित समय की जनसांख्यिकी खिड़की है, हमारे पास कार्यबल में शामिल होने वाली लाखों महिलाएं हैं जो एक नया इंजन है, और हमारे पास काम के नियमों को आधुनिक बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें गिग इकोनॉमी जैसी नई हकीकतें भी शामिल हैं। इन सबको एक साथ रखने पर रिपोर्ट के सबसे बड़े निष्कर्ष पर पहुंचती है। और इन सबको जोड़ने पर रिपोर्ट एक बहुत ही साफ संदेश देती है। अब लड़ाई सिर्फ नौकरियां पैदा करने की नहीं है, असली लड़ाई है कार्यबल की गुणवत्ता बढ़ाने की। और इसीलिए इस अध्याय का शीर्षक इतना सटीक है, उन्नत कौशल की ओर। देखिए, आपके पास करोड़ों लोग काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास वो हुनर नहीं है जिसकी बाजार को जरूरत है, तो आपका जनसांख्यिकीय लाभांश बहुत जल्दी जनसांख्यिकीय बोझ में बदल सकता है। और यहाँ पर आंकड़े एक और दिलचस्प कहानी बताते हैं, है ना? रिपोर्ट कहती है कि उद्योग की मांग और हमारी शिक्षा प्रणाली से निकलने वाले छात्रों के कौशल के बीच एक बड़ा अंतर है। तो ये सिर्फ डिग्री देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि जो सिखाया जा रहा है वो आज के और कल के बाजार के लिए प्रासंगिक हो। बिल्कुल, और यहीं पर रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश का इस्तेमाल करती है। कौशल कार्यक्रमों का परिणाम उन्मुख पुनर्मूल्यांकन। परिणाम उन्मुख पुनर्मूल्यांकन, ये सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि अब हमें सफलता का पैमाना बदलना होगा। हमें ये देखना बंद करना होगा कि कितने लोगों ने कोई सरकारी स्किलिंग कोर्स पूरा किया और सर्टिफिकेट ले लिया। इसके बजाय हमें ये देखना शुरू करना होगा कि उनमें से कितनों को असल में अच्छी नौकरी मिली। अच्छा। और उनकी कमाई कितनी बढ़ी, मतलब असली रिजल्ट पर ध्यान देना होगा। ये सिर्फ ट्रेनिंग देने से आगे बढ़कर वास्तविक आर्थिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान है। ये पूछना है कि क्या हमारी स्किलिंग प्रणाली वास्तव में लोगों के जीवन में कोई ठोस, मतलब कोई मेजरेबल बदलाव ला पा रही है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल के जो मुख्य बिंदु है वो एकदम साफ है।
पहला, भारत के पास एक समयबद्ध जनसांख्यिकीय अवसर है, एक ऐसी खिड़की जो हमेशा खुली नहीं रहेगी। दूसरा, देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भूमिका विकास के लिए एक शक्तिशाली नए इंजन की तरह है। तीसरा, गिग इकोनॉमी जैसे नए मॉडल्स के साथ काम की प्रकृति ही बदल रही है, जिसके लिए नए नियमों और सुरक्षा की जरूरत है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती है भविष्य की नौकरियों के लिए सही कौशल विकसित करना, जिसमें मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और यहीं पर मैं श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। यह अध्याय कार्यबल को उद्योग की वर्तमान मांगों के लिए तैयार करने पर बहुत जोर देता है, जो कि जरूरी भी है। हाँ। लेकिन तब क्या होगा जब तकनीक, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन मांगों को किसी भी स्किलिंग सिस्टम की तुलना में तेजी से बदलना शुरू कर देगी? एक देश उन नौकरियों के लिए कैसे तैयारी करता है जो आज शायद मौजूद भी नहीं है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। यही असली चुनौती है। ये सिर्फ आज के लिए कौशल प्रदान करने की नहीं है, बल्कि हमारे पूरे कार्यबल में जीवन भर सीखने की क्षमता और लगातार बदलते माहौल में ढलने की आदत विकसित करने की है। शायद भविष्य में असली कौशल को एक टूल सीखना नहीं, बल्कि तेजी से कुछ भी नया सीखने की क्षमता ही बन जाएगा।